हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 का फर्स्ट लेसन जो आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो आपका टोटल 8 मार्क्स का आता है। ठीक है, 8 मार्क्स का होता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें। तो ये लेसन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, इसीलिए इस लेसन को अच्छा से डिस्क्राइब करके हम बता रहे हैं। आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट्स की तरह से उतारते चलिए। कुछ कुछ जो टॉपिक्स होगा जिसको स्टेटमेंट होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में बता रहे हैं, इसलिए कुछ जगह स्टेटमेंट्स जितने भी सारे होंगे उसको हम एक साथ कर देंगे। अदर जितने भी सारे डिफिनेशंस होंगे उसको हम सेपरेट करके इंग्लिश वर्जन के लिए और हिंदी वर्जन के लिए प्रयास करेंगे इसको अलग अलग करके कर दें। इससे क्या होगा, आपको समझने में सुविधा होगा और लिखने में, नोट्स करने में भी आपको सुविधा। कुछ कुछ टॉपिक को हम बताया जाएगा जो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको आगे पढ़ने के लिए, आगे कुछ मैटर को समझने के लिए वो इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए उसको पढ़ना जरूरी है। आप लोग को हम बता देंगे कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आ रहा है और कितने मार्क्स का आना चाहिए, कौन सा आएगा, ये तो ध्यान रहे और इसी का थोड़ा ज़्यादा स्टडी करें। ठीक है, इसको आप लोग नोट करते हुए स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं। लेसन है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की कहने का मीनिंग क्या होता है, आज हम लोग जैसे जानते हैं, जैसे हम लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं कि आवेश का गमन होना, मीन चार्जेस का फ्लो। मान लें किसी भी कंडक्टर में यदि चार्जेस जाता है और वो यदि चार्जेस जाते हैं, फ्लो करते हैं उसमें, और यदि वो फ्लो उसमें हो रहे हैं और उसके बाद हम उसमें यदि इसको मान लिया जाए कि वो स्थिर हैं उसमें, या उसमें जितने मौजूद जितने भी आवेश हैं, जितने भी चार्जेस हैं, यदि हम उसका अध्ययन करते हैं, उसी को हम स्थिर विद्युत के नाम से जानते हैं। स्थिर विद्युत में आवेशों का स्थिर करके जो अध्ययन होता है उसको स्थिर विद्युत के नाम से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जानते हैं। मीन्स किसी भी मटेरियल्स में, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन स्थिर होगा और उसका क्या नेचर होगा, क्या प्रॉपर्टीज होगा, उससे क्या क्या चीज क्रिएट हो सकता है, इस लेसन में इसी का स्टडी हम लोग करेंगे। याद है, इस लेसन में इलेक्ट्रॉन्स को इसमें हम लोग आपका चार्जेस को हम लोग क्या करें, स्थिर करके उसका स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जानते हैं। टॉपिक देख लीजिएगा आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत की। ठीक है, दूसरा हो गया चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, आवेश एवं उसके गुण, एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस, आवेश का योगात्मक गुण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, आवेश का क्वांटमीकरण, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, आवेश का संरक्षण, कूलम्स लॉ एंड इट्स वेक्टर फॉर्म, कूलम का नियम एवं सदिश रूप, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, आवेश का अध्यारोपण का सिद्धांत, एवं एससीडी मीन्स हो गया सरफेस चार्ज, आपका डेंसिटी मीन्स हो गया आपका क्षेत्रीय क्षेत्रफल, या बोल सकते हैं इसको आवेश घनत्व, एलसीडी रेखीय आवेश घनत्व, और वीसीडी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसका हो गया आपका आयतन आवेश घनत्व के नाम से इसको जाना जा रहा है। ठीक है, हम प्रत्येक टॉपिक को, जैसे कुछ कुछ जो टॉपिक है इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट को समझना जरूरी है। देख लीजिए इसमें कौन कौन सा टॉपिक कितना, जैसे मान लें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स परीक्षा में कभी नहीं आएगा आपका। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस ये आने का संभावना होता है, 2 आता है, इसलिए इसमें 2 मार्क्स देते हैं इसमें। और आपका एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस ना आने की संभावना है इसमें। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस आता है, यदि आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा। कूलम्स लॉ जो वेक्टर फॉर्म होगा वो 2 मार्क्स या इसलिए 3 मार्क्स में आ सकता है आपका। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये 2 मार्क्स में ही आता है, और एलसीडी वीसीडी और एससीडी जो है वो 3 मार्क्स में आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है आपके लिए, इसलिए आप इसको इसी के अनुसार पढ़ें। ये सब जो टॉपिक जो इसको छोड़ दिए जिसमें इंपॉर्टेंट नहीं किए आप नहीं करेंगे। ठीक है, ये बेसिक चीजें इसको ठीक से समझेंगे, तब आगे चल के जो एक्सप्रेशन वाला जितना सारा है वो बताने में उनको सुविधा होगा और आपको समझने में भी सुविधा होगा और आपको क्लियर भी ज्यादा अच्छा से। इसलिए ध्यान रहे, इस टॉपिक को थोड़ा ठीक से समझेंगे और इसी टॉपिक के थ्रू हम आगे चल करके इसका स्टडी करेंगे और एक्सप्रेशन निकालेंगे। प्लीज आप लोग उसको नोट करते रहेंगे। ठीक है, प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इसको, इस लेसन को कंप्लीट कर दिया जाए, 3-4 लेक्चर दिया जाए इसमें, जिससे आपका टॉपिक खत्म हो जाए और जल्दी से आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको और आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, आप लोग यहाँ से नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नोट्स नहीं बनाए हैं, अभी स्टार्ट नहीं किए,
वो आप स्टार्टिंग कर लें इसको, और स्टार्ट करके इसको धीरे धीरे करके नोट्स कवर कर दीजिए। ओके, अब देखते हैं आगे टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक जो है देख लेते हैं, हम दोनों पार्ट पार्ट कर दिए, हिंदी वर्सन इधर लिखेंगे, इंग्लिश वर्सन इधर से लिखेंगे। पहले हिंदी वर्सन देख लेते हैं क्या है। स्थिर विद्युत क्या होता है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विरामा अवस्था में विद्युत आवेशों का अध्ययन किया जाता है स्थिर विद्युत के कारण। यानी जो भी इसमें स्टडी करेंगे, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम आवेश जो है उसका जो स्टडी करेंगे हम स्थिर करके, स्थिर मानते हुए करेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं स्थिर विद्युत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान से समझें, क्या रखेंगे इसमें, स्थिर आवेशों का अध्ययन ही करना ही क्या कहलाता है, स्थिर विद्युत कहलाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आवेश। आवेश क्या है? तो विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत और उससे संबंध प्रभाव पैदा होता है। यह एक अदिश राशि है जिसकी इकाई कूलम है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है और छोटा छोटा चीज है, ध्यान रहे, जिसे इसमें अंडरलाइन कर दी है कि ये अदिश राशि है, याद रखना है इसको। इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, इसका मात्रक क्या कूलम हो गया, सी, ध्यान रखना है। ठीक है, अब इंग्लिश वर्जन में देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज एट रेस्ट। यानी रेस्ट चार्ज की वजह से हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। इसको हम क्या नाम से जानते हैं हम लोग, कि इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इजी है। ठीक है, और परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको आपको जस्ट समझने के लिए इसको रखें। ठीक है, आगे देखते हैं चार्ज क्या है। द इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच कॉजेज इट्स द एक्सपीरियंस द फोर्स व्हेन प्लेस्ड नियर अदर मैटर। ये क्या है, एक्सपीरियंस करता है फोर्स, जब किसी अदर मैटर के सामने लेके जब जाते हैं उसको, तो वो एक फोर्स को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, उसी को हम क्या करते हैं, चार्ज के नाम से हम लोग। बहुत इजी है, ध्यान से पढ़ें। इलेक्ट्रिक चार्जेस इज ए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, किसी मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी है, विच कॉजेज, इसके कारण क्या होता है हम लोग का, इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स, जो क्या करता है, फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, व्हेन प्लेस्ड नियर अदर मैटर, यदि किसी मैटर के सामने ले जाते हैं तो उस फोर्स को वो एक्सपीरियंस करता है। इसका, इसी को हम लोग क्या चार्जेस कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट जो हो गया वो आपका कूलम हो गया। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखेंगे, ये कूलम हो गया, ये स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ध्यान रहे, अच्छा से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं टॉपिक क्या है इसका। अब देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, गुण क्या है इसके। आवेश के गुण इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आएगा, दो ही आएगा लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आप लोग पहले क्लास 10 में ही पढ़ चुके हैं कि जब प्लस और प्लस रहता है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। माइनस माइनस भी रहेगा तो प्रतिकर्षित करेगा। यदि प्लस और माइनस होता है तो वो दोनों को आकर्षित होगा, या माइनस प्लस होगा तो दोनों को आकर्षित करेगा। तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं एवं असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे प्लस है, ये प्लस है, दोनों को यहाँ प्लस पे बंद नहीं लगेगा, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। और यदि ये माइनस होगा या प्लस होगा, या यहाँ पर प्लस या माइनस होता है तो ये करेगा क्या, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं आवेश का युगात्मक। युगात्मक मीन्स क्या हो गया, वो हमेशा एक दूसरे को बांधे हुए रहता है। योग हमेशा योग करने का उसमें टेंडेंसी होता है, गुण होता है उसमें, युगात्मक जुड़ा हुआ रहता है उसमें। ठीक है, योग गुण होता है उसमें। जैसे मान किसी सिस्टम है, कोई एक निकाय है, उसमें हम लोग को चार्जेस के बारे में बताना है, तो कुल कितना भी चार्जेस है वो हमेशा एडिटिव नेचर कहने का, इसका दूसरी इंग्लिश हो गया एडिटिव नेचर है। एडिटिव नेचर मीन्स हो गया, युगात्मक मीन्स क्या हो गया, तो योगात्मक कहने का वो हमेशा जुड़ा है। जैसे मैंने किसी चार्ज से 10 चार्ज से मिलकर बनाया तो 10 चार्ज मिलेगा तब वो उसका वो गुण प्रदर्शित करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं योगात्मक गुण बोलते हैं। आवेश में हमेशा योगात्मक गुण होता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, आवेश का निश्चित रूप से विभाजन नहीं कर सकते। इसी गुण के योगात्मक गुण की वजह से हम इसको क्या करते हैं, हम लोग बांट नहीं सकते, इसको बांटा नहीं जा सकता है, जिस कारण नहीं किया जा सकता है। इस गुण के कारण आवेश का क्वांटमीकरण करते हैं, इस गुण को आवेश का क्वांटमीकरण करते नहीं बांट सकते इसको क्वांटम। इसमें फॉर्मूला होता है क्या, Q = Ne, प्लस माइनस Ne। ठीक है,
किसी निकाय में आवेश हमेशा किसी भी सिस्टम में, किसी भी निकाय में आवेश हमेशा क्या होता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, अब देखते हैं इंग्लिश में। लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ध्यान से, प्लस में रहेगा चार्जेस तो दोनों को क्या कर रिपल करेगा, और जब नेगेटिव चार्जेस होगा या अपोजिट चार्जेस जो होगा तो आपस में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यदि यहाँ पर प्लस और माइनस। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एडिटिव इन नेचर, एडिट मींस वो हमेशा प्लस एक दूसरे से इंडिविजुअली सेपरेटली क्या करता है, प्लस करके पूरा एक सिस्टम को बनाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं एडिटिव इन, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस एडिटिव इन नेचर। चार्जेस इज क्वांटाइज्ड, ये हमेशा क्वांटाइज्ड होते हैं। चार्जेस कैरिड बाय द ऑब्जेक्ट, क्या ले जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या ले जाता है उसको, q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, ये प्रॉपर्टीज रखता है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ ए सिस्टम ऑलवेज कंजर्व, किसी भी सिस्टम में जो चार्जेस जो होता है वो हमेशा क्या चीज होता है, वो कंजर्व होता है हमेशा। ठीक है, उसका जो हम लोग उसको कंजर्वेशन को ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग उसका नेक्स्ट। स्टूडेंट एक हम टॉपिक पढ़ाए थे आपको आवेश का आपका प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ाए थे आपको कि योगात्मक गुण होता है। ठीक है, आवेश का योगात्मक, उसको हम अच्छा सा और क्लियर कर देते हैं आप लोग को, देख लीजिए। आवेशों का योगात्मक गुण मींस एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस क्या चीज होता है, मैंने किसी भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कुल आवेश का मान वस्तु के विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के बीजगणित योग के बराबर होता है। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट में यदि मान लेते हैं कि टोटल किसी भी ऑब्जेक्ट में छोटा छोटा जो उसके चारों प्लेस पर सभी दिशाओं में जो मान लें आवेश है, मीन्स चार्जेस है, उसमें फैला हुआ है। यदि मान लें टोटल उसमें यदि चार्जेस मान लेते क्यू है तो उसमें क्या रिजल्ट होगा इसका, तो क्यू इक्वल टू रिजल्ट होगा आपका Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट डॉट। इसको हम एकदम अच्छा से लिख दिए इसमें, किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान वस्तु के विभिन्न भागों में उपस्थित आवेश के बीजगणित योग के बराबर है। ठीक है, माना कोई वस्तु n आवेश से बना हुआ है। ठीक है, माना कोई वस्तु में n आवेश है, इसमें Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn जो है वो आवेश वस्तु के विभिन्न भागों में स्थित है। ठीक है, यदि वस्तु पर कुल आवेश Q हो तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। यदि कोई भी वस्तु रहा उसमें बहुत सारा चार्जेस सभी दिशाओं में नहीं, सभी स्थानों पर वस्तु के फैला हुआ है, सब एक जगह नहीं, सब अलग अलग भाग पर है, तो यदि कुल वस्तु का हम निकालते हैं, यदि उसका कुल आवेश कितना होगा तो उसको हम बोल सकते हैं कि Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट डॉट Qn। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं, इसमें इंग्लिश वर्जन देखते हैं। द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू द अलजेब्राइक सम, ये इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ लिखना जरूरी है, ये वाला टर्म को लिखना जरूरी है। अलजेब्राइक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है लिखना कि कोई भी जो एडिटिव नेचर क्या होता है, तो अलजेब्राइक सम होना चाहिए क्या चीज, ऑल द इलेक्ट्रिक चार्जेस का। उसका मानते हैं, कंसीडर कर क्या है, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि कहां पर है, तो पार्टिकल का या ऑब्जेक्ट का जो है, कितना ऑब्जेक्ट के क्या चीज है, ऑब्जेक्ट के चारों दिशाओं में, चारों कहीं कहीं किसी प्लेस पर वो स्थिर है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है। लेट an object consists of n charges q1 q2 q3 are distributed different part in the an object if q be the total charge in the object then q equals to q1 plus q2 plus q3 डॉट। इंपॉर्टेंट, बहुत कम इंपॉर्टेंट है लेकिन समझना जो है ज्यादा जरूरी है इसको। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दूसरा टॉपिक देखते हैं, और इस टॉपिक को ध्यान से रखें, बहुत इजी है, समझा रहे हैं इसको ऐसा कि आप लोग को एक बार में समझ में आ जाए। मीन्स सिंपल सी बात है, योगात्मक गुण एडिटिव, याद रखने का बहुत अच्छा है, एडिटिव में ऐड करना, तो जितना भी इसमें चार्जेस जो है उसको सबको ऐड कर देंगे। अब जितना भी ऐड करने के बाद जितना भी आप लोग को ऑप्शन हो वही उसका टोटल क्या होगा, चार्ज करना है, इसी को योगात्मक गुण होते हैं, एडिटिव नेचर बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से इसको लिखें समझे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तीसरा जो टॉपिक था आपका आवेश का जो गुण में जो था, तीसरा जो था क्वांटमीकरण था, आवेश का क्वांटमीकरण, उसको हम थोड़ा सा डिटेल्स में कर लेते हैं। देखिए क्या है आवेश का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण विद्युत आवेश का वह गुण है
जो किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा का मान कुल आवेश ई का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु में जितना भी आवेश जो होता है उसको हम लोग जो प्रमाणित करते हैं उसको क्वांटमी करंट से प्रमाणित करते हैं, जहां Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन, जहां पर एन जो हो गया किसी वस्तु में कुल कितना है उसमें आवेश वो बताता है हमको। ठीक है, संख्या बताता है, और ई प्लस माइनस में होगा। ठीक है, जो ई का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। ठीक है, अब इंग्लिश वर्जन स्टूडेंट्स देखिए इसको ध्यान से। क्वांटाइजेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ an electric charge which tell us any charge body can have the charges which is and the integral multiple of the basic and the elementary charge E। ठीक है, ये चीज जो है आपका, ये जो यहाँ पर लाइन है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ये बहुत ही ज्यादा लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको ध्यान रखना है। क्या चीज होता है ये, किसी क्वांटिटेशन क्या होता है, क्वांटिटेशन मल्टीपल क्या चीज होता है, ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक एंड द एलिमेंट्री चार्ज ई। यहाँ पे क्या हो गया, किसी भी पार्टिकल के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, पार्टिकल किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके बारे में बताया जा रहा है। कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए उनको जो हम टोटल चार्ज दिखाएंगे उसमें कितना होगा, उसमें प्लस क्यू इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई हम इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब देखते हैं दूसरा जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका आवेश का संरक्षण। संरक्षण में से होता है क्या चीज, बचाना उसको। ठीक है, ऐसे जर्नल इसको पूछते हैं किसी निकाय में ना आवेश को उत्पन्न किया जाता है ना ही नष्ट किया जाता है, वो हमेशा उस पर संरक्षित रहता है। ठीक है, एक बोला इसका सिंपल सा लैंग्वेज में, लेकिन इसको लिख के बहुत अच्छा है। विद्युत आवेश के संरक्षण के नियम के अनुसार किसी विलंबित निकाय में स्थित विद्युत आवेश जो कि क्या होता है, अर्थात धनात्मक भी हो सकता है वो और ऋणात्मक भी हो सकता है, आवेश का बीजगणितीय योग क्या होता है, हमेशा क्या होता है उसमें नियत रहता है। ठीक है, किसी भी सिस्टम में, किसी भी निकाय में उसमें कुल जो आवेश जो होता है हमेशा संरक्षित होता है। ठीक है, और ऐसे भी जानते हैं किसी भी निकाय में ना आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है ना इसको नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, वो जितना इसमें उसको उतना संरक्षित होता है। ठीक है, इंग्लिश वर्जन में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि algebraic sum of the and the algebraic sum of the positive and negative charges जो होता है in an isolated system remains constant। ठीक है, हमेशा क्या होता है किसी भी सिस्टम में जो उसका चार्जेस होता है हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ें। ये आपका क्या हो गया, जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस आप लोग को पढ़ाए थे उसका एक एक पॉइंट को पढ़ाए थे आपको, लाइक चार्जेस, रिपल एंड अनलाइक चार्जेस अफेक्ट विद ईच अदर। कहने का अर्थ क्या, समान चार्जेस जो समान आवेश जो होगा वो क्या होगा, आपका प्रतिकर्षित करेगा, और असमान जो होगा आवेश वो क्या करेगा, आपको आकर्षित करेगा। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट पढ़ाया था आपको वो क्या होता है, आवेश का युगात्मक गुण जो आपको समझा दिया अच्छे तरीके से, मींस एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। तीसरा पॉइंट था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस था, कहने का आवेश का क्वांटमीकरण, वही समझा दिए। लास्ट जो टॉपिक था आवेश संरक्षित रहता है, उसको भी हम इसको क्लियर कर दिए। क्या हुआ इसमें, ये आपको अच्छा से इसको समझना है। ठीक है, मींस कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को समझा दिया गया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से इसको कंप्लीट करने के बाद आप याद रखेंगे यहाँ तक में आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाना चाहिए यहाँ तक में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन करते हैं इसका नेक्स्ट जो आपको दिया गया था। देखते हैं टॉपिक से क्या है नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो देखते हैं हम लोग, कूलम का नियम, कूलम्स लॉ जो है। तो कूलम्स लॉ में क्या बताया जाता है कि कूलम एक साइंटिस्ट था जो कि चार्जेस के प्रॉपर्टी पर एक अपना मैथमेटिकल एक एक्सप्रेशन को तैयार किए, जिससे वो पता कर सके कि 2 चार्जेस के बीच में वो हो सकता है कि सेम हो या सेम नहीं हो, लाइक चार्जेस हो या अनलाइक चार्जेस हो, उसके बीच में कितना फोर्स लगता है इसको वो निकालते हैं। ठीक है, एक रिलेशन देखिएगा पहले। इस नियम के अनुसार 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती एवं बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती।
तो मान लेते हैं जैसा भी चार्जेस, मान लेते हैं आपका चार्जेस हो गया प्लस में है, प्लस क्यू है, और ये भी प्लस क्यू है, तो फोर्स कहाँ लगेगा? दोनों सेम सेम होने की वजह से फोर्स इधर की ओर लगेगा, इसका फोर्स इधर की ओर लगेगा। मान लेते हैं बीच का डिस्टेंस आपका आर है, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार क्या होगा, यदि ये पर यहाँ पर एक और हो सकता था क्या, तो यदि यहाँ पर ये नेगेटिव होता, ये पॉजिटिव होता, मान लेते हैं इसका बीच का जो डिस्टेंस होता वो मान लेते हैं आर होता, तो कहाँ लगता फोर्स? बीच में लगता फोर्स, यहाँ लगता फोर्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, तो बोला जा रहा है क्या, इसके नियम के अनुसार पहला क्या कंडीशन इसका, पहला बोला जा रहा है इसमें क्या कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों के आवेशों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। तो F प्रोपोर्शनल, दोनों का परिमाण क्या हो गया, तो मान लेते हैं एक का हो गया Q1, दूसरा मान लेते हैं Q2, तो ये हो गया आपका Q1 और ये Q2 हो गया, ये कंप्लीट गुणनफल के बराबर हो गया। दूसरा जो है F प्रोपोर्शनल, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपात, वर्ग करना पड़ेगा, वर्ग कितना आर है, आर का वर्ग 1/r, व्युत्क्रमानुपात इसलिए 1/r², दोनों को कंबाइन करते हैं, तो F प्रोपोर्शनल क्या मिलेगा आपको, Q1 Q2 बाय r², ये मिल गया आपको। इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाते हैं हम लोग, तो F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय r²। यहाँ पर जो K मिला है हम लोग को, ये क्या चीज हो गया, नियतांक है इसका, ठीक है। इसका मान क्या होता है, K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यूशन होता है, ये होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का जो मान है यहाँ लिखा हुआ 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार और समझ लेते हैं अच्छा से, हिंदी वर्सन इंग्लिश वर्सन पहले समझ लीजिए, लिखिएगा, लिखा होता है यहाँ पर, समझ लीजिएगा उसको, कि दो आवेश, आवेश कैसा होगा, हो सकता है समान आवेश होगा, या सेम चार्जेस होगा, या आपका सेम चार्जेस नहीं होगा। दोनों के बीच में सेम रहता होगा तो दोनों के बीच में आपका रिपल्सन होगा, यदि सेम नहीं होगा तो अट्रैक्शन होगा उसमें। तो इस दोनों कंडीशन में हम लोग को फोर्स मिलता है। तो कूलम के अनुसार फोर्स क्या होता है, तो फोर्स जो लगता है दोनों के बीच में, दोनों के जो भी चार्जेस होते हैं, चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ओके। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं F1 F प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2, और बीच का डिस्टेंस का क्या होता है, इनवर्सली बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर होता है, ठीक है। बीच की दूरी का वर्ग का सीधा व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो इसको आप कैसे करना, बहुत इजी है, सिंपल है, छोटा आता है, ठीक है। इंग्लिश वर्सन में देखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस कूलम्स लॉ, the magnitude of the force of the attraction or repulsion between the any 2 point charges at rest is directly proportional to the product of magnitude of charges and the inversely proportional to the square of the distance between them। उसी तरह इसमें भी है, यहाँ पर आपका Q हो गया प्लस में, ये प्लस में, तो फोर्स दो बाहर की ओर लगेगा, यदि ये प्लस होता है ये माइनस होता है, तो इसके बीच में जो अट्रैक्शन जो फोर्स होगा, इसके बीच में अट्रैक्शन जो फोर्स होगा वो बीच में होगा, डिस्टेंस क्या होगा इसका r हो गया। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स क्या होगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2 प्रोडक्ट होगा इसका, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ऑब्टेन क्या होता है, दोनों को कंबाइन करते हैं, F प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2/r²। तो F इक्वल्स टू क्या मिला आपको, K Q1 Q2/r², जहां पर K क्या चीज हो गया, एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यूशन कितना हो गया 9, इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट का मान, सिर्फ इसका मान जो है 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत इजी है, 2-3 बार लिखेंगे अपने आप हो जाएगा इसका, ठीक है, ध्यान से पढ़िए इसको। अब देखते हैं कूलम का वेक्टर का नियम क्या था, ठीक है, वेक्टर फॉर्म क्या है इसका देखते हैं। तो मान लेते हैं दो चार्जेस हैं जो कि A पॉइंट पे और B पॉइंट पे वैक्यूम में निर्वात में उपस्थित है, दोनों में प्लस है, तो ऑब्वियसली समान रहेगा, तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, तो ये प्रतिकर्षण का बल इधर की ओर लगाता है, इसके वजह से इधर बल लगता है,
तो इसी को हम लोग इस तरह दर्शाए हैं F12 किसके वजह से, इस पर इसके वजह से बल लग रहा है, और F21 टू पर ये 2 है, इसके वजह से बल लग रहा है। और इसका इधर से आपकी जो दूरी हो गया वो आपका r कैप 21, ये जो कि एक इकाई सदिश है, ठीक है, यूनिट वेक्टर है। ये उसी तरह इससे जो मिलेगा हमको, इससे दूरी जो थोड़ी दूरी हुई कितने हो गए, r कैप 1, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर से बताते हैं, 2 पॉइंट चार्जेस है, आवेश है, ठीक है, Q1 और Q2 दोनों में क्या लगेगा, समान होने की वजह से रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो मान लेते हैं इसके ये जो 1 है, A है, जो इसके वजह से जो बल लग रहा है वो F12 है, और इसके वजह से B पर जो बल लग रहा है F21 है। यदि इससे कुछ दूरी, इकाई दूरी लेते हैं इसका, तो r कैप 21 लिखते हैं, और इससे जो इकाई दूरी लेते हैं r कैप 12 लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। इसी चीज को हम यहाँ पर लैंग्वेज में लिखते हैं, अब देख लीजिए। लेट अस कंसीडर 2 like charges Q1 and Q2 present at point A and B in vacuum, ठीक है, देख सक रहे हैं आप, and R be the distance between them. Due to this charges, repulsion force produces F12 be the force on charges Q1 due to Q2. Q1 पर जो चार्जेस प्रोड्यूस हो रहा है किसके वजह से, Q2 की वजह से, and other F21 be the force on charges Q2 due to Q1, मीन्स Q2 पर हो रहा है किसके वजह से, Q1 की वजह से, ठीक है, ध्यान दें इस बात पर। माना दो समान आवेश Q1 एवं Q2 A एवं B पर निर्वात में स्थित हैं, इसके बीच की दूरी R है, माना Q1 एवं Q2 द्वारा लगा बल F12 है, एवं Q2 पर Q1 द्वारा लगा बल F21। तो इस कंडीशन को देखते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स के नियम के अनुसार क्या होता है, F जो फोर्स होता है क्या होता है, हम लोग जनरल क्या है, हमने इसका फोर्स क्या होता है, इसका F इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 बाय R स्क्वायर। ये होता है आपका जनरल, आप जानते हैं किसके अनुसार, कूलम्ब के अनुसार जानते हैं। तो हम लोग इस पे कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, तो F12 देखेंगे, तो 1/4 पाई तो कांस्टेंट जैसे का वैसा रहेगा, Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर जैसे वैसा रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, ये जो फोर्स जो लग रहा है यहाँ पे एक यूनिटरी भी उसको बल लगेगा, यूनिट एक इकाई पर लगेगा उसको बल, कितना लगेगा, तो होगा वो R कैप 21। कितना होगा इस पर, कितने लगेगा, कितना है यहाँ पर हुआ, R कैप 2, याद रखना है, यहाँ पर 12 हुआ, यहाँ पर 21 लिखना है, 21 इसलिए लिखे इसके द्वारा लगा है, इसीलिए यहाँ पर इसका हम लोग यूनिट पार्ट लेंगे, ठीक है। अब उसी तरह हम जब 21 पर देखते हैं तो क्या लिखेंगे, फोर्स सेम रहेगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 बाय R स्क्वायर, और यहाँ पर R कैप 12, क्योंकि इस पर जो लग रहा है इसके द्वारा लग रहा है बल, इसीलिए इसको हम लिखेंगे R कैप 12। दोनों क्या समान है, समान लग रहा है दोनों पर, लेकिन क्या है, दोनों अपोजिट साइड लग रहा है, तो उसको लिख सकते हैं क्या है, ये दोनों क्या है, तो R1 12 R कैप 12 एवं R कैप 21 इकाई सदिश है, where R12 कैप and R cap 21 are unit vector, ठीक है, but R12 unit vector is equal to minus R cap 21 होगा, क्योंकि दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। तो हम लोग लिख सकते हैं कैसे, देखो तो F12 क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, ये सेम उतार दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 into Q2, यहाँ पर जो चेंज करके लिखे, जहाँ पर लिखा हुआ क्या था आपका, यहाँ पर लिखा हुआ था 21 जो लिखा हुआ था, इसको चेंज करके 12 लिख, इसलिए यहाँ पर क्या किया, माइनस का चिन्ह बैठा दिया, इसको 12 था 21 की, इसलिए माइनस का चिन्ह हम लोग बैठा। यहाँ पर आप 21 भी कर सकते थे, यदि आप 21 लिखते तो माइनस का चिन्ह लिखते, यहाँ पर आप 21 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 12 लिखे हैं, 12 लिखे हैं, यहाँ पर भी 12 लिखे, इसलिए माइनस का चिन्ह दिए, यहाँ से हुआ है जो चेंजेस हुए, ठीक है। तो क्या हुआ, ये निकल गया हमारा, ये किसके बराबर है पूरा, ये देखिए जो बराबर किसके बराबर है, ये F121 के बराबर है, इसलिए F21 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसको। तो अब आपको न्यूटन का थर्ड लॉ तो पता ही होगा, आपको समान जितना भी देते हैं, प्रत्येक क्रिया के बदले समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया मिलती है। समान आपका जो क्रिया गया और उतना ही विपरीत प्रतिक्रिया, मीन्स उतना ही जितना बल लगाए उतना ही आपको विपरीत मीन्स अपोजिट बल भी आप लोग को मिलता है। ये क्या करता है, कूलम्ब्स लॉ जो है ये क्या करता है, जो वेक्टर फॉर्म है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। बहुत ईजी है, इसे समझना, यहाँ पर समझना है क्या कि यहाँ पर 12 होगा तो आपको 21 लिखना है, क्यों लिखे 21 यहाँ पर, तो इसके वजह से इस पर बल लग रहा है, इसलिए 21 लिखे।
ठीक है, इकाई में छोटा बल लगा कितना, इसलिए इसको 2 बल लिया। कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो लिखिए आपका, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 2 1 है, किसके वजह से, इसके वजह से लगा, इसलिए 1 2 लिखिए। ठीक है, ध्यान रहे इस बात को, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और दोनों क्या सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिए और इसी को क्या किया, फिर हम लोग चेंज करके लिख दिए और इसको कन्वर्ट कर दिए सेकंड फॉर्म में। आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ पर 1 2 है तो 2 1 भी लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये यहाँ पर 2 1 लिखिएगा तो यहाँ पर भी 2 1 लिखिएगा, माइनस का चिन्ह दिया, यहाँ 1 2 लिखा हुआ है, यहाँ 1 2 दिया, माइनस का चिन्ह दिया, ये आपका माइनस रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ को सेटिस्फाइड करता है, ध्यान से इसको कर लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए इसको। अब स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है उनका। नेक्स्ट टॉपिक आपका सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, आवेशों का अध्यारोपण। ठीक है, आवेशों का अध्यारोपण बहुत ही इजी है, बहुत इजी इसलिए क्योंकि इसमें आप जो कूलम का नियम जो पढ़े, कूलम का नियम क्या कॉन्सेप्ट पढ़े आप, कूलम का नियम में पढ़े कि एक पॉइंट चार्जेस है, दो मान लीजिए चार्जेस है जो इक्वल है, अब बीच में फोर्स जो लगता है रिपल्सन फोर्स लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसका निकालते हैं, हम लोग क्या रिपल्सन लेंगे या अट्रैक्शन लेंगे, क्या निकालते हैं F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 बाय R स्क्वायर। यदि यूनिट वेक्टर देना होगा उसमें तो जैसा जितना यदि ज्यादा होगा तो यूनिट वेक्टर शो करेगा और नहीं होगा यदि तो नहीं शो करेंगे। उसमें यूनिट वेक्टर कहने करते हैं कि 2 या 2 से अधिक हो या 2 या 2 से अधिक हो या उससे अधिक हो, तब हम लोग क्या करते हैं बताते हैं कि उसके द्वारा छोटा बल, छोटा जो लगेगा वो कितना लगेगा, थोड़ा सा छोटा लगेगा बल कितना लगेगा वो देखना उसमें। ठीक है, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, स्टेट दैट व्हेन ए नंबर ऑफ द चार्जेस आर इंटरैक्टिंग द टोटल फोर्स ऑन द गिवन चार्ज इज in the vector sum of the individual force exerted on the given charges by all the other charges। मीन्स कहने का अर्थ है यहां से देखेंगे कि जब क्या होता है नंबर ऑफ द चार्जेस, बहुत सारे नंबर ऑफ चार्जेस मान लेते हैं, आपका Q2 है, Q3 है, Qn है और आपका Q1 है। ठीक है, इस पर क्या होता है, क्या इसमें जब टोटल फोर्स हम किसी एक पॉइंट को बीच में रखें, एक चार्ज को हम लोग बीच में रखें और इसके रिस्पेक्ट में हम यदि अदर चार्जेस के बारे में हम लोग यदि कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पर टोटल फोर्स कितना हम लोग को मिलेगा, Q1 पे कितना फोर्स मिलेगा ड्यू टू द ऑल द अदर चार्जेस की वजह से, तो हम लोग कैसे इसको बताएंगे वो देखना आपको। ठीक है, अब इसमें क्या चीज होता है तो बताया जाता है इसमें क्या कि जितना भी इस पर फोर्स लगेगा सभी के पास जो लगने वाला इंडिविजुअल फोर्स है, इंडिविजुअल मींस अलग अलग फोर्स, मींस इससे इसके द्वारा इस पे जो लगा, इसके द्वारा इस पर लगा, इसके द्वारा इस पर जो बल लगा उसके टोटल सदिश योगफल के बराबर होता है। इन सबको ऐड कर देंगे और उस पर जो बल लगता है उसी के बराबर से एक बिंदु पर, जैसे एक चीज के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर बहुत जन यदि फोर्स लगाते हैं तो क्या टोटल फोर्स क्या होगा, सभी का अपना अलग अलग फोर्स लगेगा और उसी बिंदु पर मान लेते हैं किसी पर 5 तरह का फोर्स लगता है, मान लीजिए उसका F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, F5 है और एक पॉइंट पे लगता है, तो टोटल फोर्स कितना लगेगा उस पॉइंट पे, तो F इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5। यदि और ज्यादा रहेगा तो और बढ़ाना, n तक रहेगा, n तक लगेगा इसमें, तो बस इसी को आपको स्टेटमेंट वाइज लिख देना है। हिंदी वर्जन में देखिए क्या लिखा होगा, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी दिए गए आवेश पर उसके चारों ओर स्थित बहुत से आवेशों के कारण लगने वाला कुल बल उस आवेश पर अन्य आवेश द्वारा लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर। मींस अलग अलग, इस पर जो लगा इस पर इसके वजह से जो इस पर बल लगा, इसके वजह से इस पर जो बल लगा तो उसके सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा बता देते कैसे। देखिए Q2 अभी जस्ट पहले पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग उसी के अनुसार लिखा हुआ है, Q2 आवेश द्वारा Q1 पर लगने वाला बल F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 by R12 यहाँ पर डिस्टेंस हो गया इसका। ठीक है, R12 डिस्टेंस है इसका R13 डिस्टेंस है, इसका R1n डिस्टेंस है। अब ये जो डिस्टेंस दिए और तो इसका आपको क्या लगेगा, इसका यूनिट में क्या लगेगा, छोटा सा कितना लगेगा, इसका इकाई में कितना लगेगा फोर्स का, तो R कैप 2 लिखे। ठीक है, Q3 आवेश द्वारा Q1 पर लगने वाला बल F13 तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू
Q1 इंटू Q3, यहाँ पर 3 इसलिए 3 यहाँ पर R13 इंटू R कैप 3। क्लियर है? अब उसी तरह यदि हम n रहेगा तो क्या होगा, तो Qn आवेश द्वारा Q1 पर लगने वाला F1n इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इंटू Qn R1n का होल स्क्वायर इंटू यूनिट में क्या लिखते हैं R कैप n1। ठीक है, तो टोटल कितना फोर्स लगेगा इसके ऊपर, तो सबको जोड़ के लिख देते हैं हम लोग। तो F इक्वल्स टू F12 प्लस F13 प्लस डॉट 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 F1n। अब सबका मान पुट कर दीजिए आप। तो यहाँ पे स्पेस नहीं होने की वजह से हम क्या स्टेप नहीं बढ़ाएं, इसको डायरेक्ट लिख दीजिए। आप लोग इसको लिख करके ऐसे कॉमन लीजिएगा, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन लीजिएगा और सबको आप लोग ब्रैकेट कर देंगे। यही इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर से बार समझा देते हैं, समझ लीजिए। क्या है कि एक पॉइंट चार्जेस है, मान लिया कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में एक पॉइंट चार्ज, बहुत सारे चार्जेस है, किसी पर्टिकुलर चार्जेस पर कितना फोर्स लग रहा है इसके बारे में हमको जानकारी लेना है। तो उस एक पर्टिकुलर फोर्स पर को छोड़ करके जितना सारा भी चार्जेस है उससे उस पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर जो चार्जेस है उस पर सभी की वजह से कितना फोर्स लग रहा है उसको कैलकुलेट कर लेंगे और सबको ऐड कर देंगे। जो हम लोग को ऑब्टेन होगा वही टोटल उसका क्या होगा, नेट फोर्स होगा। इसी को हम तो बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मींस आपका आवेशों का अध्यारोपण कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझ, बहुत इजी है। एक पॉइंट की वजह से Q1 के पर Q2 के वजह से फोर्स लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका Q1 पर Q3 के वजह से फोर्स लग रहा है। यदि Q4 होता है यहाँ तो Q4 पे वजह से यहाँ पर Q1 पर फोर्स लगता है। Qn है तो इसलिए Qn की वजह से Q1 पर फोर्स लगता है। तो एकदम अच्छा से समझ लीजिए, बहुत इजी है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद है। इसको इंपॉर्टेंट बना के रखें और इसको नोट डाउन करते रहें, धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप लिखते रहें, तब आपको समझना। क्योंकि इसके बाद जब एक्सप्रेशन जब आएगा तो यदि आप नहीं समझेंगे इसको तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक से इसको राइट डाउन कर लीजिए इसको। ओके, अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये देखिए आप, LCD लीनियर चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी है यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं लिखा हुआ है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स होता है उसके ऊपर फैला हुआ, वितरित होना। ठीक है, इसको रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। दूसरा SCD सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। VCD वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व। ओके, अब हम एक एक करके सबको एक्सप्लेन कर देते हैं। इसके डिफिनेशन फॉर्म से ही पता चलता है कि ये कैसा होगा। लीनियर होगा, लीनियर होगा मींस स्ट्रेट होगा या कर्व होगा। सरफेस होगा तो किसी बॉडी का क्या होगा, किसी बॉडी के सरफेस पे होगा। वॉल्यूम होगा तो किसी बॉडी के वॉल्यूम पर होगा। सिंपल सा है, बहुत ही इजी है, समझना बहुत इजी है। तो देख लेते हैं इसमें। तो SCD, when charges is distributed along the line, लाइन होगा तो लाइन कैसा हो सकता है, वो स्ट्रेट भी हो सकता है या कर्व भी हो सकता है, is called LCD, it is denoted by lambda। ओके, इसे मान लीजिए एक लाइन है, इसमें चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लेते Q है। तो यदि हम इसको निकालते हैं तो क्या होता है, देखिए लैम्डा इक्वल्स टू Q बाय L। Q का मीन्स हो गया आपका यूनिट क्या है, कूलम, L मीटर। ऐसा यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर। बहुत इजी है, बहुत इजी समझना। इसी में आपको यहाँ पर कभी कभी देखिए कंफ्यूज क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है आपका जैसा पूछेगा, या डेंसिटी पूछता है। डेंसिटी मीन्स क्या होगा, फैला हुआ। ठीक है, डेंसिटी मीन्स क्या होगा, उसके चारों ओर घिरा होगा, उस पर घिरा होगा डेंसिटी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लिखे या डेंसिटी लिखे एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। अब देखते हैं हिंदी वर्षन में। जब आवेशों का वितरण एक रेखा ब्रैकेट में सीधा या वक्र हो के अनुदिश होता है तो उसे LCD कहते हैं, मीन्स रेखीय आवेश घनत्व। यहाँ रेखीय आवेश वितरण भी हो सकता है। ठीक है, इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है। लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो गया, देख फिगर है, फिगर में लंबा है, ये लेंथ मान लेते इसका L है, यहां से यहां तक का लेंथ। ठीक है, तो Q बाय L इक्वल्स टू लिख सकते हैं Q का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, कूलम, और लंबाई कैसा मात्रक, मीटर।
इसलिए इसका ऐसे मात्रा क्या होगा, कूलम पर मीटर। एकदम सेम चीज एकदम एससीडी के साथ भी होगा और वीसीडी के साथ भी होगा। देख लेते हैं इसको क्या। When charges is distributed along over the surface of the body, okay, is called of body is called SCD. It is denoted by सिग्मा। ये आपका कोई सरफेस है कोई बॉडी का, और इसका यदि एरिया ए हो, यदि हम इसको लिखते हैं तो सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाय ए। सिग्मा का ऐसा यूनिट कूलम, एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, इसीलिए इसका जो ऐसा यूनिट होगा क्या होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर। हिंदी में देख लेते हैं। जब आवेशों का वितरण मींस डिस्ट्रीब्यूशन किसी समतल अथवा वक्र पृष्ठ के अनुदिश हो तो वैसे वितरण को या उसे एससीडी कहते हैं। मींस क्या इसको कहते हैं, क्षेत्रीय आवेश घनत्व के नाम से जाना जाता है। क्लियर, बहुत इजी है। नेक्स्ट है VCD। When charges is distributed along the volume of the body is called VCD। बहुत इजी, यानी डिस्ट्रीब्यूशन जैसा रहेगा बॉडी वैसा उसका रिजल्ट होगा। जब आवेश का वितरण वस्तु के आयतन पर होता है तो ऐसे वितरण को क्या कहते हैं, VCD कहते हैं। मींस क्या कहेंगे इसको, आयतन आवेश घनत्व कहेंगे। ठीक है, ये फिगर वॉल्यूम होगा तो उसके ऊपर साइड में होगा, ऊपर में होगा इसका चारों साइड होगा, इससे बॉल है, बॉल के चारों ऊपर में होगा, जैसे पेन, पेन के ऊपर में होगा इसका। ठीक है, तो इसमें क्या चीज इसको डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम रो से। रो इक्वल्स टू क्यू बाय वी इक्वल्स टू, इसका यूनिट क्या होता है, कूलम। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, तो ऐसा यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये जो था बहुत इजी था, और ये जो आपका पार्ट 1 जो आपको टोटल जो 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन जो कराया गया आपको, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जितना भी सारा जो टॉपिक आने वाला है वो बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन सब है। तो एक्चुअली हिंदी और इंग्लिश के कॉम्बिनेशन में लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जा रहा है, और एक्सप्रेशन को हिंदी या इंग्लिश में प्रयास करते हैं कि दोनों को अच्छा समझा के लिखे कि कोई भी वर्जन वाले स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। यदि जिसका इंग्लिश बेस्ट है तो इंग्लिश से लिखिए, जिनका जैसा लिए हैं आप बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए वैसे में आप लिखिए, नोट्स बनाएं, और जहाँ तक हो सके पॉसिबल हो अच्छा से लिखें, साफ सुथरा लिखें। ठीक है, और सही सही लिखें, अच्छा रहेगा। ये जितना सारा टॉपिक पढ़ाया गया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% कीजिए, इसको अच्छा से याद कीजिए, अपना तैयारी करते रहिए। ठीक है, जो बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जब पढ़ाया जाएगा उसमें लॉन्ग एक्सप्रेशन वाले सब हैं, तो इसीलिए जो छोटा छोटा जो टर्म्स है इसमें जो यूज़ किया गया है, जैसे मान लिया जाए आप स्टार्टिंग से जो पढ़ें, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, तो ये डिफाइन समझ में आ गया कि जो स्टडी जो होता है उसका किस चीज़ का स्टडी था, वो स्टडी था आपका रेस्ट चार्जेस का स्टडी था। फिर उसका प्रॉपर्टीज़ पढ़ें, क्या प्रॉपर्टीज़ होता है उसका, फिर आप उसका पढ़ें क्या चीज़ प्रॉपर्टीज़ के बाद कूलम्स लॉ पढ़े जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। फिर कंजर्वेशन भी पढ़े, क्वांटाइजेशन भी पढ़े, एडिशनल आपका रिलेटिव नेचर भी पढ़े, आप उसको डिस्क्राइब किए अच्छा से, समझे आप अच्छा से उसको, उसका सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस पढ़े आप, कूलम्स लॉ पढ़े आप। तो ये सब जितना सारा जो पढ़े सब इंपॉर्टेंट, इसका बेस है, इस लेसन का बेस है, इसलिए प्लीज़ इसको अच्छा से दिमाग में रखें। ठीक है, और एक साथ साथ ये जो आपको बताया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल है, बहुत ईजी है बच्चे। ठीक है, इसीलिए ध्यान से इसको करो और अच्छा से इसको रिवाइज करो। ठीक है, थैंक यू।